नमस्कार। आज हम भारत के आसमान में हुई दो बड़ी हवाई दुर्घटनाओं पर बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक तो हाल ही में हुई एयर इंडिया फ्लाइट 171 जून 2025 वाली दुर्घटना, उसकी जांच चल रही है अभी। हाँ, बिल्कुल ताज़ा मामला है। और दूसरी है कई साल पुरानी 1988 में हुई इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113, उसके कारणों से जुड़ी जानकारी है। जी। तो मकसद ये है कि इन थोड़ी जटिल सी जांचों से जो खास बातें निकली हैं उनको समझें, मतलब आखिर हुआ क्या था और क्यों हुआ था। सही। हम उन पहलुओं पर थोड़ा ज्यादा गौर करेंगे जो या तो अब भी रहस्य हैं या फिर जिनसे हवाई सुरक्षा के लिए जरूरी सबक मिले हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन सारी जानकारी की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ताजे मामले से। एयर इंडिया फ्लाइट 171 जून 2025 में मुंबई से उड़ी और बस थोड़ी देर बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। भारत का जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है AAIB, वो इसकी जांच कर रहा है। जी, AAIB जांच अभी चली रही है, पूरी नहीं हुई है, लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उसमें कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें हैं। हाँ, शुरुआती फाइंडिंग्स काफी हैरान करने वाली हैं इसमें। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि विमान जैसे ही जमीन से ऊपर उठा, उसके बस कुछ ही सेकंड के अंदर उसके दोनों इंजनों ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। दोनों इंजन? हाँ, मतलब एकदम जीरो थ्रस्ट। हाँ, ये वाकई में एक बहुत ही ज्यादा असामान्य और खतरनाक स्थिति है। जरा सोचिए, टेक ऑफ के फौरन बाद जब विमान को सबसे ज्यादा पावर चाहिए होती है, बिल्कुल उसी वक्त दोनों इंजन एकदम शांत हो जाएं। जांचकर्ताओं ने फिर विमान के ब्लैक बॉक्स देखे। हाँ, FDR और CVR। हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR, जिसमें सारी तकनीकी जानकारी होती है, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, जिसमें पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड होती है। इनका बहुत बारीकी से विश्लेषण किया गया। अच्छा, और इससे क्या पता चला? कोई मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम थी क्या? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। FDR डेटा से ये पता चला कि दोपहर 1:38 और 42 सेकंड पर विमान के पहियों के जमीन छोड़ने के ठीक 3 सेकंड बाद, सिर्फ 3 सेकंड बाद, दोनों इंजनों की जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं, हाँ, जो इंजन को फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करते हैं, वो लगभग एक साथ, मतलब दोनों के बीच सिर्फ 1 सेकंड का फर्क था, रन यानी चालू स्थिति से कट ऑफ मतलब बंद स्थिति में चले गए। क्या कह रही हैं? एक साथ दोनों स्विच कट ऑफ पर? ये कैसे हो सकता है? पायलटों ने गलती से कर दिया होगा। यही तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि CVR पर पायलटों की आखिरी बातचीत भी रिकॉर्ड हुई है। अच्छा। हाँ, उसमें एक पायलट दूसरे से काफी हैरानी से पूछता है कि फ्यूल सप्लाई क्यों बंद की गई, और दूसरा पायलट जवाब देता है, मैंने नहीं किया। इससे ये साफ पता चलता है कि कॉकपिट में उस वक्त कितनी उलझन और शायद घबराहट का माहौल रहा होगा। बाप रे, मतलब पायलटों को भी नहीं पता चला कि वो स्विच कैसे बंद हो गए। लगता तो यही है। रिकॉर्डिंग से ये भी पता चलता है कि उन्होंने फौरन स्विच वापस रन पर किए भी। अच्छा, कोशिश की उन्होंने। हाँ, और इमरजेंसी सिग्नल मेडे कॉल भी जारी की, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। विमान उस वक्त हवा में बहुत ही नीचे था, ज्यादा से ज्यादा करीब 625 फीट की ऊंचाई पर। बस 625 फीट? हाँ, और इतनी कम ऊंचाई से गिरते हुए बंद हो चुके इंजनों को दोबारा चालू करके फौरन पूरी पावर वापस पाना वो नामुमकिन था। लेकिन ये स्विच कट ऑफ में आखिर गए कैसे? ये तो बहुत ही बड़ा रहस्य है। जांच में कुछ अंदाजा लगा है, जैसे फ्यूल खराब था या कोई चिड़िया टकरा गई हो इंजन से? देखिए, जांचकर्ताओं ने इन सब जो आम संभावनाएं होती हैं उनको शुरुआती तौर पर तो खारिज कर दिया है। अच्छा। फ्यूल की जांच हुई, उसमें कोई मिलावट नहीं मिली। इंजन के मलबे में भी किसी पक्षी के टकराने या कोई और बाहरी चीज के घुसने के कोई निशान नहीं मिले हैं, और कोई ऐसी सीधी साधी मैकेनिकल खराबी भी नजर नहीं आई जो स्विच को अपने आप ऐसे हिला दे। तो फिर क्या बचा? यही तो पहेली है, जैसे AIIB सुलझाने में लगी हुई है। ये जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं ना, ये कॉकपिट में ऐसी जगह पर होते हैं और इनका डिजाइन ऐसा होता है कि गलती से हाथ लग जाए तो न हिले। हाँ, सेफ्टी होती होगी उनमें। बिल्कुल। कई तरह के लॉक और गार्ड होते हैं। तो सवाल ये उठ रहे हैं, पहला, क्या एक किसी इंसान की हरकत थी, जानबूझकर की गई या अनजाने में? ये एक बहुत ही गंभीर संभावना है जिसकी जांच हो रही है। दूसरा, क्या ये किसी इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी का नतीजा था, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो या वोल्टेज एकदम से ऊपर नीचे हुआ हो जिसने फ्यूल के सिस्टम पर असर डाला हो? ये भी हो सकता है। तीसरा,
क्या विमान का जो ऑटोमेशन सिस्टम है, खासतौर पर फैडिक, हाँ, फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, ये इंजन को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंट्रोल करता है। क्या उसमें कोई ऐसी गड़बड़ी आई जिसने फ्यूल सप्लाई ही काट दी? क्या सिस्टम ने कोई गलत सिग्नल पढ़ लिया? और चौथा, या फिर क्या स्विच के डिजाइन में ही कोई ऐसी अनदेखी कमी है जो कुछ खास हालात में उसे अपने आप कट ऑफ पर ले जा सकती है? बाप रे मतलब कई सारी संभावनाएं हैं अभी। हाँ, ये सारी सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। जांच में हर एंगल से देखा जा रहा है, तकनीकी, मानवीय, प्रक्रियात्मक। जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती, ये रहस्य तो बना ही रहेगा। ये तो वाकई में बहुत उलझा हुआ मामला लग रहा है, और इतने आधुनिक विमान में ऐसी घटना होना थोड़ा डराने वाला भी है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं, एक ऐसे हादसे की तरफ जिसकी वजह थोड़ी ज्यादा साफ थी पर नतीजे उतने ही दुखद थे। बात करते हैं इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113 की। 19 अक्टूबर 1988 को हुआ था यह हादसा। हाँ, ये हादसा अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरते वक्त हुआ था। इंडियन एयरलाइंस का बोइंग 737-200 विमान था, मुंबई से अहमदाबाद आ रहा था। उस दिन मौसम काफी खराब था, जैसा कि आपने कहा। खासकर विजिबिलिटी, मतलब देखने की क्षमता, वो बहुत कम थी। अच्छा, और हुआ क्या था फिर लैंडिंग के वक्त? विमान जब अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए फाइनल अप्रोच पर था, मतलब लैंडिंग के लिए तैयारी कर रहा था और नीचे आ रहा था, हाँ, तभी वो रनवे से लगभग 2.5 किलोमीटर पहले ही जमीन से टकरा गया। 2.5 किलोमीटर पहले? हाँ, विमान चिलोड़ा कोटापुर गांव के पास पहले कुछ पेड़ों से टकराया, फिर एक बिजली के खंभे से टकराया और फिर धान के खेतों में जा गिरा। ये एक बहुत ही भयानक हादसा था। विमान में 135 लोग सवार थे, उनमें से सिर्फ 2 लोग ही बच पाए। 133 लोगों की जान चली गई थी। 133 जानें? ओह, ये तो बहुत ही बड़ी त्रासदी थी। इसकी जांच में क्या सामने आया था? कारण क्या था इसका? इस मामले में जांच के बाद कारण काफी हद तक स्पष्ट हो गया था। जस्टिस दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनी थी। हाँ। उन्होंने इसे कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन यानी CFIT का एक क्लासिक मामला बताया था। CFIT? हाँ। इसका क्या मतलब होता है? CFIT यानी कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन। इसका मतलब होता है कि विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, वो पूरी तरह से पायलट के कंट्रोल में था। अच्छा। लेकिन जाने अनजाने में पायलट ने उसे जमीन, पानी या किसी और चीज से, जैसे पेड़ या पहाड़ से टकरा दिया। आसान शब्दों में कहें तो पायलट को ये अंदाजा ही नहीं हो पाया कि वो जमीन के कितने करीब आ गए हैं। ओह, तो फ्लाइट 113 के केस में पायलट से क्या गलती हुई थी? मुख्य वजह थी पायलट की चूक और स्थिति का सही अंदाजा न लगा पाना, जिसको तकनीकी भाषा में कहते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस का खो जाना। सिचुएशनल अवेयरनेस? हाँ, जैसा मैंने बताया, उस वक्त अहमदाबाद में विजिबिलिटी बहुत ही कम थी, शायद घनी धुंध या कोहरा था। ऐसे मौसम में पायलट सीधे रनवे को देखकर लैंड नहीं करते, वो विमान के इंस्ट्रूमेंट्स के सहारे और जो तय प्रक्रियाएं होती हैं उनका पालन करते हुए लैंडिंग करते हैं। हाँ, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग। बिल्कुल। लेकिन इस मामले में जो फ्लाइट क्रू था, उन्होंने विमान को मिनिमम डिसेंट एल्टीट्यूड यानी MDA से भी नीचे उतार दिया। MDA? हाँ, MDA वो न्यूनतम सुरक्षित ऊंचाई होती है जिससे नीचे पायलट को तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक उसे रनवे या उसकी अप्रोच लाइट्स साफ साफ नजर न आ जाएं। ये समझिए कि खराब मौसम में लैंडिंग के लिए एक लक्ष्मण रेखा है। तो उन्होंने ये नियम क्यों तोड़ा? ऐसा लगता है कि पायलट शायद रनवे को देखने की कोशिश में इतने मशगूल हो गए कि उन्होंने इस सबसे जरूरी नियम को नजरअंदाज कर दिया। वो शायद उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा और नीचे जाने पर रनवे दिख जाएगा। जांच में ये भी पाया गया कि उन्होंने ऊंचाई और लैंडिंग से जुड़े जो जरूरी कॉल आउट्स होते हैं। कॉल आउट्स मतलब? कॉल आउट्स मतलब पायलट आपस में एक दूसरे को जरूरी जानकारी बोलकर बताते हैं, जैसे हम इतनी ऊंचाई पर हैं, या स्पीड ठीक है, या लैंडिंग गियर नीचे है, इस तरह की बातें। अच्छा, ताकि दोनों अलर्ट रहें। हाँ, ये आपसी तालमेल और डबल चेकिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन इस केस में ये कॉल आउट्स भी नहीं किए गए थे। मतलब वो जो बेसिक प्रक्रियाएं थी वो भूल गए उस वक्त। हाँ, ऐसा ही लगता है, जैसे रनवे ढूंढने के दबाव में उनका ध्यान इन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs से हट गया। और ये खराब मौसम में इंस्ट्रूमेंट अप्रोच के दौरान SOPs का साफ साफ उल्लंघन था। नतीजा फिर वही हुआ कि विमान जमीन के इतने करीब आ गया कि वो पेड़ों और खंबे से टकरा गया। इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC की क्या भूमिका थी? क्या ATC ने उन्हें ठीक से बताया नहीं कि विजिबिलिटी इतनी खराब है?
जांच रिपोर्ट में इस बात का जिक्र जरूर है। रिपोर्ट के मुताबिक एटीसी उस वक्त लगातार कम हो रही विजिबिलिटी और रनवे विजुअल रेंज आरवीआर हाँ, आरवीआर मतलब रनवे पर पायलट को कितनी दूर तक दिख सकता है, इसकी ताज़ा जानकारी विमान तक पहुंचाने में एटीसी नाकाम रहा था। इसे हादसे में योगदान देने वाला एक फैक्टर माना गया, क्योंकि अगर पायलटों को ठीक ठीक पता होता कि विजिबिलिटी तय सीमा से भी कम हो गई है तो शायद वो लैंडिंग का प्रयास ही रद्द कर देते और किसी दूसरे एयरपोर्ट चले जाते। तो मतलब एटीसी की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है इसमें? हाँ, एक सहायक कारक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी मानी गई, लेकिन जांच का जो मुख्य निष्कर्ष था वो यही था कि दुर्घटना का मुख्य कारण पायलट का एमडीए से नीचे जाना और तय प्रक्रियाओं का पालन न करना ही था, खराब मौसम की चेतावनियों के बावजूद। तो अब हमारे सामने ये दो बिल्कुल अलग तरह के हादसे हैं। एयर इंडिया 171, जहां वजह अभी तक एक पहेली है, हो सकता है कोई अनदेखी तकनीकी खामी हो या कोई और रहस्यमयी कारण। और दूसरी तरफ इंडियन एयरलाइंस 113, जहां कारण साफ तौर पर यह था कि जो नियम और प्रक्रियाएं बनी हैं उनका पालन नहीं किया गया। बिल्कुल, और ये तुलना ना बहुत कुछ सिखाती है। आप देखें तो दोनों ही मामलों में किसी न किसी रूप में मानवीय कारक, जिसे हम ह्यूमन फैक्टर कहते हैं, वो कहीं ना कहीं केंद्र में है। हाँ, ये बात तो है। AI 113 में तो ये सीधे तौर पर पायलट की चूक थी, प्रक्रियात्मक गलती थी, और AI 711 में अगर मान ले कि ये मानवीय हस्तक्षेप नहीं भी है, तो भी सवाल उठता है कि क्या सिस्टम का डिजाइन ऐसा था या ऑटोमेशन ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसे इंसान संभाल नहीं पाया, या फिर आगे चल के जांच किसी मानवीय भूल की तरफ इशारा करेगी, ये देखना होगा। ये मानवीय कारक वाला जो पहलू है ये वाकई बहुत अहम है। ये दिखाता है कि दबाव में फैसले लेना कितना मुश्किल हो सकता है और प्रक्रियाओं पर टिके रहना, हर पल चौकन्ना रहना कितना ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल, खासकर जब आप सैकड़ों जिंदगियों के लिए जिम्मेदार हों। AI 113 का हादसा ये दिखाता है कि खराब मौसम और कम विजिबिलिटी जैसी जो चुनौतीपूर्ण स्थितियां होती हैं, उनमें SOPs का पालन करना जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। सही कहा। वहीं दूसरी तरफ AI 171 का मामला जो है वो आधुनिक विमानों की जटिलता पर भी सवाल खड़े करता है। क्या हमारे ऑटोमेशन सिस्टम इतने ज्यादा पेचीदा हो गए हैं कि वो कभी-कभी ऐसी अप्रत्याशित समस्याएं खड़ी कर सकते हैं जिनकी हमने कल्पना भी न की हो, या फिर वो मानवीय गलती के असर को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं? फैडेक जैसे सिस्टम वैसे तो सुरक्षा और कुशलता बढ़ाने के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन क्या उनमें भी ऐसी कमजोरियां हो सकती हैं जो सामने नहीं आई हैं? इन हादसों से जो सबक मिलते हैं वो हम सबके लिए या एक आम यात्री के लिए क्यों मायने रखते हैं? आखिर ये जांच होती क्यों है? इसका मकसद क्या है? देखिए, हर विमान हादसे की जांच का पहला और सबसे बड़ा मकसद होता है भविष्य में ऐसे हादसों को रोकना। AI 113 जैसी दुर्घटनाओं से जो सबक मिले, उन्होंने हवाई सुरक्षा नियमों को और कड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे खराब मौसम में लैंडिंग के नियमों को और सख्त किया गया, पायलटों की ट्रेनिंग में सुधार हुआ, खासकर क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट यानी CRM पर बहुत जोर दिया गया। CRM ये क्या चीज है? CRM का मतलब है कॉकपिट में जो क्रू मौजूद है, पायलट, को पायलट और भी लोग हो सकते हैं, उनके बीच बेहतर तालमेल, बेहतर संवाद और टीम वर्क। अच्छा। IA 113 के मामले में जो कॉल आउट्स नहीं हुए थे वो कहीं ना कहीं CRM की कमी का ही संकेत था। इस हादसे के बाद CRM ट्रेनिंग को अनिवार्य जैसा कर दिया गया ताकि पायलट दबाव में भी एक टीम की तरह बेहतर काम कर सके, एक दूसरे की गलतियों को पकड़ सके और मिलकर सही फैसले ले सके। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और ये बदलाव आज भी दुनिया भर में लाखों यात्रियों की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। और जो AI 171 की जांच चल रही है, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? उससे क्या सबक मिल सकते हैं? AI 171 की जांच का नतीजा चाहे जो भी निकले, चाहे वो कोई तकनीकी खामी निकले या डिजाइन की समस्या या प्रक्रिया में कोई कमी हो या फिर मानवीय भूल ही क्यों ना हो, वो निश्चित रूप से भविष्य के लिए बहुत अहम जानकारी देगा। हो सकता है कि इससे विमानों के स्विच डिजाइन में कुछ बदलाव किए जाएं, या फिर FADC जैसे ऑटोमेशन सिस्टम के लॉजिक को सुधारा जाए, या फिर पायलटों को ऐसी असामान्य, एकदम अनोखी स्थितियों से निपटने के लिए कोई नई ट्रेनिंग दी जाए। ये सब हवाई सुरक्षा को लगातार बेहतर बनाने की एक कभी न रुकने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। हर हादसा दुखद होते हुए भी हमें सीखने का एक अवसर देता है। तो आज हमने भारत में हुए दो गंभीर विमान हादसों की तह में जाने की कोशिश की। एयर इंडिया 171, जिसका रहस्य अभी सुलझना बाकी है, और इंडियन एयरलाइंस 113, जिसने स्थापित प्रक्रियाओं के पालन की अहमियत को
बहुत ही दर्दनाक तरीके से उजागर किया। एक में तकनीक पर सवाल उठ रहे हैं, दूसरे में मानवीय चूक पर। और ये दोनों ही मामले हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, है ना? एक तरफ हम देखते हैं कि तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है, ऑटोमेशन इतना ज्यादा है, फिर भी ऐसी विनाशकारी घटनाएं क्यों हो जाती हैं? क्या हम तकनीक पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं? हाँ, ये सवाल तो है। और दूसरी तरफ मानवीय फैसले लेने की जो क्षमता है, खासकर दबाव और अप्रत्याशित स्थितियों में, वो कितनी भरोसेमंद है? इन दोनों के बीच, तकनीक और इंसान के बीच, वो सही संतुलन कैसे बनाया जाए? बिल्कुल सही कहा आपने। तकनीक और इंसान के बीच का ये तालमेल, शायद यही हवाई सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है आज भी। जी। और इसी सवाल के साथ हम आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं। जाते जाते एक विचार आप सबके मन में छोड़ जाते हैं। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब पूरी तरह से ऑटोमेटिक, बिना पायलट वाले विमान यात्रियों को लेकर उड़ेंगे? और अगर हाँ, तो क्या वो सिस्टम किसी अप्रत्याशित संकट के समय एक अनुभवी इंसान पायलट की सूझबूझ, उसके अनुभव और तुरंत फैसला लेने की क्षमता की जगह ले पाएगा? सोचने वाली बात है। इसलिए सोचिएगा जरूर। अगली बार